Good morning, students. Today I am going to continue my lecture for Plus 2 Arts Political Science, and the name of the chapter is India's External Relations. And now let us start with the topics. Distance from two camps. जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी, जिसमें ये था कि पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया विगरसली परसूड द ड्रीम ऑफ अ पीसफुल वर्ल्ड. तो ये कैसे हुआ? बाय एडवोकेटिंग द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट. ड्यूरिंग द कोल्ड वार there was severe tensions, and by contributing human resources to United Nations peacekeeping operations. You know that why India did not join either of the two camps during the Cold War era. जो इंडिया था, इंडिया wanted to keep away from the military alliances, those military alliances that are led by US, United States, Soviet Union against each other. We have already read about in the book Contemporary World Politics during the Cold War. US led North Atlantic Treaty Organization, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं नाटो, एंड सोवियत जो है उसने लेड किया वर्सा पैक्ट दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस. जो इंडिया था उसने एडवोकेटेड किया नॉन अलाइनमेंट एज द आइडल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच. इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट. समटाइम जो बैलेंस था डिड नॉट अपेयर परफेक्ट. फिर क्या हुआ? इन 1956 जब ब्रिटेन ने अटैक किया इजिप्ट के ऊपर थ्रू द सुएज कैनाल इशू, इंडिया लेड द वर्ल्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस न्यू कॉलोनियल इन्वेंशन. बट उसी सेम ईयर में जब यूएसएसआर ने हंगरी को इन्वेड किया, इंडिया डिड नॉट join its public condemnation. Despite such a situation, by and large, India did take an independent stand on various international issues and could get aid and assistance from members of both the blocs. जब इंडिया ट्राई कर रहा था कन्विंस द अदर डेवलपिंग कंट्रीज अबाउट द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, तो जो पाकिस्तान है उसने ज्वाइन कर लिया यूएस लेड मिलिट्री अलायंसेस. उस टाइम जो यूनाइटेड स्टेट था वो इंडिया की इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव से हैप्पी नहीं था और वो नहीं चाहता था कि इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है और ज्यादा चले. सो देयर वाज अ कंसिडरेबल increase in Indo-US relation during 1950. उसमें क्या हुआ? US also India's growing partnership with the Soviet Union. Unhappy था. You have studied in the last chapter the strategy of planned economic development adopted by India. जो ये पॉलिसी है इसने emphasized किया important substitution, emphasizes जो थे on developing a resource base, also meant that export oriented growth जो भी थी वो limited amount में थी. so जो development strategy थी उस limited India's economic interaction with the outside world. next है Afro-Asian unity. According to its size, location, power, potential, नेहरू जी जो थे envisaged a major role for India in world affairs and especially in Asian affairs.
जो उनका इरा था वाज मार्क बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स किस किस के बीच में, इंडिया एंड अदर न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स, कहाँ कहाँ, इन एशिया एंड अफ्रीका। उसके बाद थ्रू आउट द 1940s एंड 1950s नेहरू जी जो थे हैड बीन एन एडंट एडवोकेट ऑफ एशियन यूनिटी। उनकी लीडरशिप के अंडर इंडिया जो है उसने कन्वीन किया एशियन रिलेशनशिप्स कॉन्फ्रेंस इन मार्च 1947। 5 months के बाद अटेनिंग इट्स इंडिपेंडेंस इंडिया ने बहुत ज्यादा एफर्ट किए फॉर द अर्ली रियलाइजेशन ऑफ freedom of Indonesia from the Dutch colonial reign by conducting an international conference in 1949 to support its freedom struggle. जो इंडिया था, इंडिया वाज अ staunch supporter of decolonization process और उसके बाद firmly opposed racism, स्पेशली अपार्थाइड जो साउथ अफ्रीका में हो रहा था। एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस जो है वो इंडोनेशिया सिटी ऑफ बैंगडोंग में हुई 1958 में, जिसको कॉमनली नेम दिया गया है बैंडोंग कॉन्फ्रेंस। इसको मार्क किया गया है ज़ेनिथ ऑफ इंडियाज एंगेजमेंट विद द न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। जो बैंडोंग कॉन्फ्रेंस थी उसने इस्टेब्लिशमेंट की नाम की नॉन अलाइन मूवमेंट। जो फर्स्ट समिट था नैम का वो बेलग्रेड में हुआ सितंबर 1961 में। नेहरू जी जो थे वो को फाउंडर थे नैम के। नेक्स्ट इसमें आएगा बच्चे पीस एंड कंफ्लिक्ट विद चाइना। अनलाइक इट्स रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, जो फ्री इंडिया है उसकी जो उसने अपने रिलेशनशिप जो है चाइना के साथ एक फ्रेंडली नोट के साथ स्टार्ट किए। आफ्टर चाइनीज रेवोल्यूशन इन 1949 इंडिया एक ऐसी फर्स्ट कंट्री थी जिसने की रिकॉग्नाइज किया कम्युनलिज्म गवर्नमेंट को। नेहरू जी ने ये भी स्ट्रांगली फेल्ट किया कि जो नेबरहुड है वाज कमिंग अंडर द शेडो ऑफ द वेस्टर्न डोमिनेशन एंड हेल्प न्यू गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल फोरा। कुछ चैलेंजेस ऐसे भी थे लाइक उनके कुछ जिनको उनको एक्सेप्ट करना पड़ा और उसके लिए उनके जो कोलीग्स थे वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया, वो इस चीज से बहुत ज्यादा वरी हो गए कि पॉसिबल चाइनीज एग्रेशन जो है वो इन फ्यूचर कंडक्ट हो सकता है। बट जो नेहरू जी ने ये भी थॉट था कि इट वाज exceedingly unlikely that India will face an attack from China. For a long time जो Chinese border था was guarded by paramilitary forces, not the army. फिर उसके बाद क्या हुआ, द ज्वाइंट पंचशील यानी कि 5 प्रिंसिपल, फर्स्ट 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल coexistence by the Indian Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru and Chinese Premier Zhou Enlai, ये इन दोनों के बीच में साइन हुए ऑन 29 अप्रैल 1954। ये एक ऐसा स्टेप था इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिटवीन 2 कंट्रीज। उसके बाद क्या हुआ, जो इंडियन एंड चाइनीज लीडर थे एक दूसरे की कंट्री में विजिट करने गए एंड वर ग्रीटेड बाय लार्ज फ्रेंडली क्राउड्स। उसके बाद क्या हुआ, एक यहाँ पर हम पढ़ेंगे तिब्बत। तिब्बत एक प्लेट्यू है सेंट्रल एशियन रीजन जिसको नाम दिया गया है तिब्बत, जो है वन ऑफ द मेजर इशू that historically caused by tension between India and China. From the time in history, चाइना ने ये क्लेम किया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर तिब्बत है उसने उस पर अपना क्लेम रखने की कोशिश की टाइम टू टाइम। तिब्बत जो है आल्सो इंडिपेंडेंट। 1950 में क्या हुआ, चाइना ने
तिब्बत के ऊपर कंट्रोल कर लिया। लार्ज सेक्शन जो तिब्बतियन पॉपुलेशन थी उन्होंने इस टेक ओवर का ओपोज किया। इंडिया ने परस्यूड करने की कोशिश की और चाइना को, ताकि वो रिकॉग्नाइज करे कि जो तिब्बत के क्लेम है फॉर इंडिपेंडेंस, तो उसको ध्यान में रखा जाए। जब पंचशील एग्रीमेंट को साइन किया गया था इंडिया एंड चाइना के बीच में 1954 के बीच, थ्रो वन ऑफ जो क्लॉजेस थे अबाउट रिस्पेक्टिंग ईच अदर टेरिटोरियल मतलब इंटेग्रिटी एंड सॉवर्निटी, इंडिया जो है उसने कंसीडर्ड चाइनाज क्लेम ओवर तिब्बत। जो तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर था दलाई लामा, ठीक है, वो क्या हुआ, अकम्पनीड द चाइनीज प्रीमियर Zhou Enlai during the official Chinese visit in India in 1956. उसने इन्फॉर्म किया नेहरू जी को अबाउट द रॉन्ग सिचुएशन, जो वर्स सिचुएशन हो रही थी तिब्बत के अंदर, उसके बारे में। बट चाइना जो है ऑलरेडी उसमें एश्योर्ड इंडिया की जो तिब्बत विल given greater autonomy for मतलब enjoyed an independent nation। लेकिन 1958 में there was armed uprising in Tibet against Chinese, जो कि उसको बोलते हैं कि चाइनीज रेवोल्यूशन के अगेंस्ट ये स्टार्ट हो गया। नंबर ऑफ तिब्बतियन जो है ऑल्सो सोट, उसमें क्या हुआ, इंडियन इसमें क्या हुआ, तिब्बतियन अगेंस्ट चाइनाज। जो दलाई लामा है उसने क्रॉस ओवर कर दिया, इंडियन बॉर्डर के अंदर आ गया, सॉट अजाइलम विच वाज ग्रांटेड। उसके बाद जो चाइनीज थे ऑल्सो सोट रिफ्यूजी इन इंडिया, मैनी अदर कंट्रीज ऑफ द, मतलब ऐसे रिफ्यूजी जो थे तिब्बतियन से आ गए, द चाइनीज तिब्बती जो थे एज अ रिफ्यूजी बनकर। इंडिया जो है पर्टिकुलर इन दिल्ली देयर वाज अ लार्ज सेटलमेंट ऑफ तिब्बतियन रेफ्यूजी। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में परहैप्स द लार्जेस्ट रेफ्यूजी सेटलमेंट ऑफ तिब्बतियंस इन इंडिया। दलाई लामा जो है उसने धर्मशाला को में अपना होम बनाया इंडिया में। इन 1950 एंड 1960 के बीच में बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स और पार्टीज हैं इंडिया, इंक्लूडिंग सोशलिस्ट पार्टी एंड जनसंघ, सपोर्टेड द कॉज ऑफ तिब्बत इंडिपेंडेंस। चाइना ने क्रिएट किया तिब्बत ऑटोनोमस रीजन विच इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना। तिब्बतियन जो थे उन्होंने अपोज किया चाइनीज क्लेम कि जो तिब्बत है इज अ पार्ट ऑफ चाइनीज टेरिटरी। ये भी अपोज किया गया जो पॉलिसी है ब्रिंगिंग इट टू तिब्बत मोर एंड मोर चाइनीज सेटलर्स। तिब्बतियन डिस्प्यूट जो थे उसमें चाइना ने ये क्लेम किया कि जो ऑटोनॉमी है इज ग्रांटेड टू द रीजन। दे थिंक दैट चाइना वांट्स टू अंडरमाइन द ट्रेडिशनल रीजन एंड कल्चर ऑफ द तिब्बत। ये आज का टॉपिक यहीं पर, नेक्स्ट हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।